नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश और स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम कुछ अलग बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे जो भी मेरे साथी स्पेशल बीएड कर रहे हैं और सेकंड ईयर में हैं, जिनके 2-3 दिन बाद पेपर शुरू होने वाले हैं, उनके लिए मैं कुछ आज लेकर आया हूं। तो आज हम बात करेंगे एबीए के पेपर की, यानी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, जो आपका ऑप्शनल स्किल बेस्ड पोर्शन है। उसका जो पहला पेपर है, पार्ट ए का जो पेपर है एबीए वाला, उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। जो भी साथी किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, कोरोना या किसी भी कारणवश क्लास नहीं ले पाए, तो मेरी इस वीडियो को 3-4 बार रिपीट मोड में देखिएगा और उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे और अच्छे नंबर स्कोर करोगे। अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बाकी तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपना सिलेबस लेके बैठिए। जो 75 नंबर पेज के ऊपर जो आपका एबीए का पेपर है वो खोल लीजिए सिलेबस में। अब मैं कोशिश करूँगा आपको प्रत्येक टॉपिक के बारे में बताने, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो इस बार एमसीक्यू टाइप का आने वाला है। किसी को भी नहीं पता कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं कोशिश करूँगा आपको एक बार थ्योरी का रिवीजन हो जाए। इसके बीच में जो भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेंगे वो मैं आपको बताता जाऊँगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, आप अपना सिलेबस खोल लीजिए। सबसे जो पहली यूनिट है, इंट्रोडक्शन टू एबीए। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए एबीए क्या होता है। एबीए अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। एमसीक्यू में सबसे पहला एमसीक्यू यही बनता है। तो हम टॉपिक वाइज करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है बिहेवियर का। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बिहेवियर क्या होता है। थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, जल्दी जल्दी रिवीजन करने की कोशिश रहेगी। शांति से बैठ के पढ़िए, पक्का फायदा होगा। ठीक है दोस्तों। तो बिहेवियर बिहेवियर कुछ भी जिसको आप ऑब्जर्व कर सकें और मेज़र कर सकें। सिंपल भाषा में यही है, कुछ भी जिसको आप ऑब्जर्व और मेज़र कर सकते हैं वो बिहेवियर होता है। ठीक है। बिहेवियर दो प्रकार का होता है, स्किल बिहेवियर, प्रॉब्लम बिहेवियर। स्किल बिहेवियर को अपन डिजायरेबल बिहेवियर भी बोल देते हैं और अडेप्टिव बिहेवियर भी बोल देते हैं। इसी प्रकार जो प्रॉब्लम बिहेवियर है उसको अपन अनडिजायरेबल, अनअडेप्टिव और प्रॉब्लम बिहेवियर भी बोल सकते हैं। इसी में एमसीक्यू बन जाएगा कि स्किल बिहेवियर कौन कौन से हैं, या फिर निम्न में से स्किल बिहेवियर कौन सा नहीं है। तो स्किल बिहेवियर आपने इतने तो पढ़े ही होंगे दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। ये भी एक एमसीक्यू बन जाएगा। निम्न में से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है या कौन सी बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक है। तो कैरेक्टरिस्टिक यही है दोस्तों, बिहेवियर जो होता है वो ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल, ठीक है, देखा जा सकता है, ऑब्जर्व किया जा सकता है और मापा भी जा सकता है। बिहेवियर विजिबल और इनविजिबल भी हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जो बिहेवियर अनप्लीजेंट होता है वो हम अक्सर जल्दी भूल जाते हैं। मतलब हमारे लिए जो हमें अच्छा नहीं लगता उसको हम जल्दी भूल जाते हैं। और जो सुखद बिहेवियर होता है, जो चीज़ हमें अच्छी लगती है, जो मोमेंट हमें अच्छे लगते हैं, कुछ वो होता है। मान लीजिए आप कहीं गए थे, उसकी मेमोरी है, वो आपको बहुत, उसको सोच के आपके माइंड में, आपके मन में बहुत सुकून आता है, तो उसको आप बार बार याद करेंगे। तो वो प्लीजेंट मोमेंट्स या बिहेवियर है आपके लिए। ठीक है। ये भी एक बिहेवियर की कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है, जो सेम इन्वायरमेंट है किसी भी बच्चे के साथ, क्योंकि आप मेंटल रिटार्डेशन से आपकी स्पेशल एजुकेशन कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो बिहेवियर्स है वो नॉर्मल पीपल्स पे भी अप्लाई होते हैं। तो कोई भी जो बिहेवियर होता है वो सेम इन्वायरमेंट में सिखाया भी जा सकता है और बुलाया भी जा सकता है। ये कुछ 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स थी बिहेवियर की। नेक्स्ट आता है आपके इसी में टॉपिक है, प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर अप्रोच, जो फर्स्ट टॉपिक है। क्योंकि सबसे पहले आप
को ABA पढ़ रहे हैं तो बिहेवियर के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मैंने पहले बिहेवियर के बारे में बताया है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ बिहेवियर अप्रोच। ठीक है, तो बिहेवियरल अप्रोच मतलब पहले जो साइकोलॉजी थी उसमें, पहले नहीं एक्चुअली अभी जो साइकोलॉजी है उसमें क्या बोलते हैं उसको, बिहेवियरिज्म की जो स्कूल है उससे रिलेटेड है। इसमें MCQ बनने का कोई ज़्यादा वो है नहीं। जो प्रिंसिपल्स ऑफ है इसमें कुछ 4-5 जो स्कूल दिए गए हैं जो आपने पढ़े भी होंगे, उनके बारे में मैं आपसे थोड़ा बता देता हूँ। इसकी जो मेन स्कूल हैं संरचनावाद हैं, प्रकार्यवाद यानी जो स्ट्रक्चरलिज्म है, फंक्शनलिज्म है, बिहेवियरिज्म है और गेस्टलिज्म है और साइकोसोशलिज्म है। साइकोसोशलिज्म है ना, साइको एनालिसिस वो जिसको बोलते हैं, आप थोड़ा देख लेना, वो है। इनमें जो आ सकता है वो ये आ सकता है कि ये किसने दिया। ठीक है, इनका यानी जो इनके लीडर्स थे उनके बारे में पूछ सकता है, और कब दिए ये भी ज़्यादा चांसेस नहीं है क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं किया गया है इस टॉपिक में। मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ। जो स्ट्रक्चरलिज्म है यानी संरचनावाद है, उसका जो मुख्य प्रकाश है वो संवेदना के ऊपर था। ठीक है, और ये दिया था 1879 में यानी 1879 में। ठीक है, दूसरा फंक्शनलिज्म, ये है व्यवहार के ऊपर, इसका जो मेन टॉपिक था वो था व्यवहार। ठीक है, ये दिया था सन 1900 में। ठीक है, नेक्स्ट है बिहेवियरिज्म, ये बिहेवियर के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, ये दिया था 1912 में पाउलर और वॉटसन में। ठीक है, नेक्स्ट है साइको एनालिसिस, ये दिया था वही सिगमंड फ्रेड ने। ये अचेतनावस्था उसके ऊपर मुख्य रूप से फोकस करता है, ये दिया गया था 1900 में। ठीक है, ये 5 स्कूल हैं जो मैंने बताए हैं, ये ही आते हैं बिहेवियरल अप्रोच में, ज़्यादा कुछ नहीं आता। इनमें से क्वेश्चंस आने की बहुत कम चांसेस हैं। बाकी देखो मैंने तो पढ़े इतने हैं नहीं, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारा बिहेवियर क्या होता है, मैंने बता दिया आपको, कोई भी एक्टिविटी जिसको अपन ऑब्जर्व और मेजर कर सके। एनालिसिस क्या होता है, एनालिसिस मतलब किसी भी चीज़ का सिस्टमेटिक रूप से विश्लेषण करना या सिस्टमेटिक रूप से उसको खोजना जांचना, वही होता है एनालिसिस करना, निष्कर्ष निकालना एक तरीके से। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ क्या है ABA क्या है। ठीक है, तो ABA एक मेथोडोलॉजी अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन कॉल्ड बिहेवियर एनालिसिस। ये तो मैंने आपको, ये डेफिनेशन है आपने पढ़ी होगी, तो इसके ऊपर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर आती है ABA की परिभाषा, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो ABA है, ABA इज ए यूज ऑफ बिहेवियरल और फंक्शनल एनालिसिस मेथड टू चेंज सोशली इम्पोर्टेंट और सिग्निफिकेंट बिहेवियर इन ए मीनिंगफुल वे। ठीक है, मतलब ये है कि ABA क्या है, ABA है जो कुछ मेथड्स, ठीक है, कुछ मेथड्स को हम इस तरीके से यूज करें कि जो हमारे लिए यूजफुल सिग्निफिकेंट बिहेवियर है उनको अपन तरीके से सिखा सके, यही है, ज़्यादा कुछ नहीं। यानी हमें कोई भी स्किल बिहेवियर सिखाना है या जो प्रॉब्लम बिहेवियर है उसको चेंज करना है, तो हम कुछ टेक्निक्स का यूज करके मीनिंगफुल तरीके से, मतलब अच्छे तरीके से उसको चेंज कर दें, यही ABA है। ठीक है, बाकी डेफिनेशन तो आपने लिख रखी होगी, नोट्स बना रखे होंगे, उसमें आप पढ़ लेना। बस मेन बात ये है ABA हम क्या करते हैं, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। हम जो बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, जिसको हम चेंज करना चाहते हैं या जो सिखाना चाहते हैं उसको एनालिसिस करते हैं और उसके अकॉर्डिंग टेक्निक्स लगाते हैं और सिखाते हैं, सिंपल यही है। ठीक है, अब बात करते हैं यूज कौन कर सकता है ABA को, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है, हु कैन यूज ABA, क्योंकि ABA स्पेशल एजुकेशन का है
तो जो भी लाइसेंस पर्सन होता है, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, स्पेशल एजुकेटर होते हैं, या फिर जो भी थेरेपिस्ट वगैरह होते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ही कोई यूज कर सकता है। ठीक है, और किसके लिए है, तो ABA जो स्पेशली होता है वो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं, ऑटिज्म को सबलीन, आप ऑटिज्म याद रखिएगा, ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं मुख्यतः ABA उनके ऊपर ही अप्लाई किया जाता है। बाकी जो CPLD, ADHD, ADD आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। ADHD होता है जो हाइपर एक्टिव होते हैं, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर होता है, ADHD में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी तो ABA का सबसे पहले यूज़ किसने किया था, ये भी आ सकता है। तो आइवर लोवास ने इसका सबसे पहले यूज़ किया था 1987 में। ठीक है, ये भी MCQ बन जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर बात करें अपन, हाँ, ABA ही क्यों, ये भी पूछ सकते हैं। अपन ने ये देखा कि किसको कौन यूज कर सकता है, तो अपन ये भी बात कर लेते हैं कि ABA ही क्यों। दोस्तों ABA इसलिए क्योंकि ABA में कोई भी जो स्किल होती है, कॉम्प्लेक्स स्किल होती है, उसको बड़े छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी जो सीखने योग्य जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सिखाते हैं। ठीक है दोस्तों, और पार्ट्स इतने बनाएंगे कि बच्चा जो है वो आराम से सीख सके। वो डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं इसलिए। फिर आपका जो पहला टॉपिक है ये भी हो गया, सेकंड हो गया। फिर आता है अजम्पशंस ऑफ ABA। अजम्पशंस ऑफ ABA में आपके दिया गया है क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। आपने अगर फर्स्ट ईयर अच्छे से पास कर ली है तो ये आपको अच्छे से पता होगा। बाकी अगर नहीं पता है तो मैं एक बार बता देता हूँ दोस्तों। क्लासिकल कंडीशनिंग होती है, एक सेकंड में खोल लेता हूँ, मुझे आपको करेक्ट बताना पड़ेगा सब कुछ। तो हाँ, इसमें MCQ आने के चांसेस ज़्यादा है। क्लासिकल कंडीशनिंग किसने दी, आइवन पावलोव ने। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बन जाता है। ठीक है, कहाँ से थे, रूसी जो साइकोलॉजिस्ट था आइवन पावलोव, उसने ये दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग। ठीक है, इसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं, बाकी मैं बता देता हूँ। इसमें ये भी पूछ सकता है कि मान लीजिए यही पूछ ले, नेचुरल स्टिमुलस क्या होता है। ठीक है, जैसे इस थ्योरी में पूछे, क्लासिकल कंडीशनिंग में उसने नेचुरल स्टिमुलस क्या लिया था, जो भोजन होता है वो था। जो कंडीशनल है, इनके फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। मान लीजिए आपसे पूछ ले UCS क्या होता है। ठीक है, तो अनकंडीशनल जो स्टिमुलस है वो होता है UCS, यानी जो फूड होता है अनकंडीशनल स्टिमुलस वो होता है UCS। इस प्रकार पूछ ले UCR क्या होता है, तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स जो होता है UCR, यानी जो लार आई थी आपने पढ़ी होगी, जो थ्योरी थी उसने प्रयोग किया था, जो कुत्ते के ऊपर जो था वो आपको पढ़ी होगी, मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं आपको। तो UCR जो था, लार जो सलाइवा आती है वो होता है UCR, यानी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, क्योंकि ये नेचुरल है, अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। उसके बाद पूछ सकता है नेचुरल स्टिमुलस, तो आपको मैंने बता दिया। नेचुरल स्टिमुलस और अनकंडीशनल स्टिमुलस एक ही चीज़ है, क्योंकि उस नेचुरल स्टिमुलस के ऊपर कंडीशन नहीं लगती, तो इसलिए वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है। यानी UCS और जो NS है नेचुरल स्टिमुलस, वो आपका एक ही हो जाता है। ठीक है, फिर CS कंडीशनल स्टिमुलस। कंडीशनल स्टिमुलस आपका है बेल, जो उसमें प्रयोग में घंटी की आवाज़ सुनाता है, और वो था, वो कंडीशनल स्टिमुलस हो जाता है। फिर जो रिस्पॉन्स आता है वो होता है कंडीशनल रिस्पॉन्स, CR। जो सलाइवा आती है वो कंडीशनल हो जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चंस कुछ बन सकते हैं। फिर ये भी पूछ सकता है, बाकी ये न आएगा नहीं, इसकी कंडीशनिंग क्या होती है, और इसकी कंडीशनिंग के वक्त टाइम क्या होना चाहिए, ज़्यादा कुछ इतना आएगा नहीं। फिर जो है
आपकी है ऑपरेंट कंडीशनिंग, ये जो बीएफ स्किनर ने दी थी, ये इसके ऊपर भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। 1983 में बीएफ स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। एक क्वेश्चन दोस्तों ये बन सकता है कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो स्किनर ने, जो अभी हमने क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी और एक थोड़े क्या आपने पढ़ी होगी ट्रायल और एरर लर्निंग थ्योरी, उसके ऊपर बेस बना के, उसको आधार बना के दिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है जो असेसमेंट ऑफ बिहेवियर है, ये पढ़ लेते हैं। तो असेसमेंट क्या होता है, सबसे पहले बिहेवियर की हम बात कर चुके हैं, अब बात कर लेते हैं असेसमेंट होता क्या। असेसमेंट क्या है कि सिस्टमेटिक एक प्रोसेस होती है किसी भी चीज़ को जानने के लिए, फिर हम उसको कलेक्ट करते हैं। यानी हमें कोई भी अगर डाटा चाहिए तो सिस्टमेटिक रूप से हम उसको कलेक्ट करते हैं, उसको इंटरप्रेट मतलब उसके ऊपर विश्लेषण करते हैं और वही डाटा एकत्रित करते हैं। उसको हम जनरल भाषा में असेसमेंट बोलते हैं। आपने असेसमेंट की होगी, जैसे आपको केस मिलता है उसको आप किसी भी चेक लिस्ट से असेस करते हैं, तो वो सिंपल असेसमेंट होता है, इसका ज़्यादा बड़ा वो है नहीं। क्यों करते हैं बिहेवियर असेसमेंट जो होती है, क्योंकि एबीए का पेपर पढ़ रहे हैं तो इसमें मेन जो होता है वो बिहेवियर ही होता है। तो बिहेवियरल असेसमेंट क्यों करते हैं, तो मेन चीज़ इसकी दो हैं। पहली, स्किल बिहेवियर बच्चे में क्या क्या है, यानी बच्चा क्या क्या कर सकता है, जिस दिन हम असेसमेंट कर रहे हैं उस टाइम तक बच्चे को क्या क्या आता है। सेकंड, बच्चे के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। दो बात है, स्किल बिहेवियर और प्रॉब्लम बिहेवियर जानने के लिए। ठीक है, अब अपने पास है बिहेवियर असेसमेंट के मेथड्स क्या क्या है। ठीक है, तो असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं बिहेवियर की, इंटरव्यू से। इंटरव्यू मतलब 1-to-1 सिचुएशन में होता है, फेस टू फेस होता है। इंटरव्यू के कैरेक्टरिस्टिक बता रहा हूँ, जो असेसमेंट करेंगे वो कैसे होता है, फेस टू फेस होगा, 1-to-1 होगा। मतलब अगर मान लीजिए मैं आपकी असेसमेंट कर रहा हूँ तो मैं आपके सामने बैठ के आपको असेस करूँगा। ठीक है, और जो ये डाटा होते हैं रिलायबल होते हैं। फिर आता है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। इसमें मान लीजिए मैं कुछ भी स्किल करवाना चाहता हूँ तो आप बच्चे से मैं कोई भी स्किल उससे असेस करवाऊंगा, यानी मैं कोई भी स्किल उससे करवा के देखूंगा, यानी डायरेक्ट ऑब्जर्व करूंगा करवाते हुए। फिर आता है बिहेवियरल चेकलिस्ट, जो आप FACP, MDPS यानी जो टूल यूज करते हैं उनको आप फिल करेंगे और उनसे आप असेस करेंगे। ठीक है, अब बात आती है बिहेवियरल असेसमेंट कब करते हैं, जब भी कोई नया गोल लेते हैं, कोई भी नया केस लेते हैं, कोई भी इंटरवेंशन प्रोग्राम बनाते हैं। स्टार्टिंग में करते हैं, बीच में करते हैं और जब लास्ट हो जाता है, यानी जब अपन इवेलुएशन करते हैं तो फाइनल असेसमेंट होती है। ठीक है, फिर ये चीज़ मैंने बता दी है आपको कि बिहेवियरल असेसमेंट क्यों ज़रूरी है, प्रॉब्लम बिहेवियर जानने के लिए, जो स्किल बिहेवियर है वो जानने के लिए। बाकी काफ़ी चीज़ें हैं कि बच्चा आज क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या कितनी देर के लिए, काफ़ी चीज़ें हैं, वो सब जानने के लिए किया जाता है। मोटा मोटा आप याद रखिए कि होता क्या है। फिर आता है अपना नेक्स्ट है फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। ठीक है, यानी ये कुछ ऐसा है जो बिहेवियर है उसको एनालिसिस कैसे करें कि ये बिहेवियर कैसा है, कितना खतरनाक है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो उसकी एक सीक्वेंस है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर पेशेंस छूट रहे हों तो बता दूँ, वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है, इसको आप बार बार देखेंगे तो और कुछ पढ़ने की मुझे नहीं लगता आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो पेशेंस बना के वीडियो के अंत तक रहिएगा। और अब देखते हैं फंक्शनल एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर। तो फंक्शनल एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम बिहेवियर में पहला है, सबसे पहले जो बिहेवियर अपन ऑब्जर्व करेंगे वो देखेंगे सेल्फ इंजीरियस, यानी खुद को नुकसान पहुंचाने वाला बिहेवियर। दूसरा है दूसरों को नुकसान, हार्मफुल फॉर अदर। नेक्स्ट तीसरे की बात करें तो एज अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर, यानी सिंपल सा एग्जाम्पल बता देता हूँ। मान लीजिए बच्चा 10 साल का है और पेंट में टॉयलेट कर रहा है, तो वो एज अनअप्रोप्रिएट बिहेवियर है।
थर्ड नंबर पे ये बिहेवियर असेस करेंगे। नेक्स्ट है बिहेवियर विच डिस्टर्ब लर्निंग। मान लीजिए फिर इनके बाद ऐसा कोई बिहेवियर बच्चा कर रहा है जो दूसरों की लर्निंग में या खुद की लर्निंग को ही डिस्टर्ब करता है, तो फोर्थ नंबर पे ये बिहेवियर को अपन असेस करेंगे यानी देखेंगे। सबसे लास्ट में प्रॉब्लम बिहेवियर जो होगा वो होगा सोशली अनएक्सपेक्टेबल, यानी जो एज के अकॉर्डिंग अनअप्रोप्रिएट हो वो भी, और सामाजिक रूप से स्वीकार्य ना हो। तो 5 बताए हैं। सबसे पहले सेल्फ इंजीरियस, दूसरा सेकंड नंबर पे है हार्मफुल फॉर अदर्स, थर्ड है एज एन अप्रोप्रिएट बिहेवियर, तीसरा तो बता दिया मैंने एज एन अनअप्रोप्रिएट, चौथा है बिहेवियर विच डिस्टर्ब लर्निंग, जो दूसरों की लर्निंग में बाधा डाले, पांचवा है अभी बताया था मैंने सोशली अनएक्सपेक्टेबल। ठीक है, 5 बिहेवियर हैं। फंक्शनल एनालिसिस ऑफ बिहेवियर पूछे, ये क्रम पूछ सकता है आपको सीक्वेंस में लगाने, क्योंकि ये सीक्वेंस में ही होता है। मान लीजिए आपको 5 बिहेवियर दे देता है जिनमें एक है खुद के लिए हार्मफुल, यानी बच्चा मान लीजिए खुद का सर दीवार से लगा रहा है, सर पटक रहा है दीवार से, ये है हार्मफुल फॉर यानी खुद के लिए। सेकंड है मान लीजिए बच्चा दूसरे साथी बच्चों को मार रहा है, तो ये है हार्मफुल दूसरों के लिए। इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास 3-4 बिहेवियर हैं और उनमें आपको पूछे कि सबसे ज़रूरी बिहेवियर आप कौन सा चूज करोगे लिए, प्रॉब्लम बिहेवियर कौन सा है, तो आप सबसे पहले बच्चे की खुद की सेफ्टी, यानी जो बच्चे के लिए खुद के लिए खराब है या फिर ऐसा बिहेवियर है जिससे बच्चे को नुकसान हो, वो चूज करेंगे। मैंने आपको 5 बता दी, ये सीक्वेंस से ही याद रखने हैं। ठीक है, फिर बिहेवियर जो प्रॉब्लम बिहेवियर होता है वो क्यों हो सकता है, कोज, इसमें आपके ये फंक्शनल एनालिसिस का एक पार्ट लगा लेते हैं, क्यों होता है कोज, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं वैसे तो, बाकी मेन जो कारण वो होता है, मान लीजिए अटेंशन सीकिंग हो बच्चा। ठीक है, यानी बच्चे को ये पसंद है कि काफ़ी होते हैं ना अटेंशन सीकर होते हैं, बच्चों की छोड़ो काफ़ी वैसे भी होते हैं अपने नॉर्मल पीपल्स में होते हैं जो काफ़ी अटेंशन सीकर होते हैं, यानी कुछ ऐसा काम करते हैं जिनसे लोगों की ध्यान उनके ऊपर जाए, यानी अलग से बोलना, अलग से कोई काम करना। ऐसा ही प्रॉब्लम जो अपने मेंटल रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनमें भी होता है। तो सबसे पहली बात क्या है, अटेंशन सीकर वाला। दूसरा है सेल्फ स्टिमुलस, यानी बच्चे कभी कभी ऐसी एक्टिविटी करने लग जाते हैं जैसे उनके अंदर से आवाज़ आने लगती है हाँ भाई ये तो करना ही है, वो होता है सेल्फ स्टिमुलस। जैसे बैठे बैठे मान लीजिए गर्दन हिला रहा है, अंगूठा चबा रहा है, कई बच्चे आपने देखा होगा बचपन में अंगूठा चूसते हैं, तो ये होता है सेल्फ स्टिमुलस। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्किल बिहेवियर, मान लीजिए आप में स्किल बिहेवियर की कमी है, इसका मतलब ये है चांसेस हैं कि आप प्रॉब्लम बिहेवियर करें। मान लीजिए कोई बच्चा है उसको स्कूल में, मान लीजिए नॉर्मल बच्चे की बात कर लेते हैं कि स्कूल का काम दिया, होमवर्क दिया है और वो करके नहीं आया, या फिर कुछ याद करने का काम दिया है बट वो करके नहीं लेके आता है, तो वो नहीं आता उसको, तो वो कुछ न कुछ प्रॉब्लम बिहेवियर करेगा, यानी किसी के साथ लड़ाई कर देगा ताकि टीचर उसको बाहर कर दे, या फिर कुछ बहाना लगाएगा कि पेट दर्द है, सर दर्द है, ताकि उसको बाहर क्लास से बाहर जाने का मौका मिल जाए। ये होता है लैक ऑफ स्किल बिहेवियर। स्किल बिहेवियर की कमी होगी तो वहाँ पे धीरे धीरे मान लीजिए दोनों पहलू हैं, स्किल बिहेवियर कम होगा तो प्रॉब्लम बिहेवियर ऊपर जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार स्किल बिहेवियर ज़्यादा होता जाएगा तो प्रॉब्लम बिहेवियर कम होता जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये कुछ कारण हैं। एक आधा कारण और ये भी हो सकता है, मान लीजिए बच्चे को कोई चीज़ की ज़रूरत हो, मान लीजिए काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि बच्चे को आदत पड़ जाती है, उसको चॉकलेट टॉफ़ी या कुछ खाने की चीज़ मिलेगी तो वही वो अच्छा काम करेगा, वरना कुछ काम बिगाड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अपन काम बिगाड़ देंगे
तो उसको चॉकलेट वगैरह मिल जाएगी, जिसके बाद ही वो सही करेगा। तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है। बाकी एक एस्केप फैक्टर होता है, यानी खुद को बचाव, यानी इस वही है, स्किल बिहेवियर नहीं होता तो वो अपने आप को बचाव करने के लिए भी प्रॉब्लम बिहेवियर कर जाता है काफ़ी बार। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है फंक्शनल एनालिसिस ऑफ जो बिहेवियर होता है, उसमें अपन एक मॉडल यूज करते हैं, ABA मॉडल, ABA अप्लाइड सॉरी ABC मॉडल का यूज करते हैं। ABC एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस। एंटीसीडेंट का मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी बिहेवियर होता है, एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस। तो एंटीसीडेंट होता है पूर्ववर्त, बिहेवियर आपको पता है, कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम। मान लीजिए बी अपन लेते हैं बिहेवियर, कोई भी बिहेवियर जिसमें मान लीजिए आपको कोई गुस्सा आया, कोई मतलब किसी वजह से आपको गुस्सा आया, ठीक है, तो उसका एंटीसीडेंट पहले पूर्ववर्त या उसका कारण क्या है वो देखिए, आपको गुस्सा क्यों आया। ठीक है, नेक्स्ट है सी कॉन्सिक्वेंसेस, उसका परिणाम क्या हुआ। मान लीजिए आपको गुस्सा आया, आपने गिलास फेंक दिया या फिर कुछ कांच तोड़ दिया या कुछ भी किसी के चाटा मार दिया, कुछ भी, वो होता है कॉन्सिक्वेंसेस। तो कोई भी जो प्रॉब्लम बिहेवियर होता है उनको अपन ABC मॉडल से एनालिसिस कर सकते हैं। पहला है एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंसेस, ABC। ठीक है, अब ये तो ज़्यादा बड़ी वो है नहीं, इसको अपन इतना ही पढ़ते हैं, ABA जो कॉन्सिक्वेंसेस है। फिर आते हैं आपका बिहेवियर रिकॉर्डिंग सिस्टम्स। ठीक है, नेक्स्ट है बिहेवियर रिकॉर्डिंग सिस्टम। असेसमेंट ऑफ बिहेवियर में बिहेवियर रिकॉर्डिंग सिस्टम, बिहेवियर को रिकॉर्ड कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग का फिर वही आती है बात की ज़रूरत क्या है, तो वही है प्रॉब्लम बिहेवियर को जानने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम बिहेवियर हैं, स्किल बिहेवियर कौन कौन सी हैं, कितना टाइम पीरियड है जिसमें प्रॉब्लम बिहेवियर शेड्यूल होता है, या फिर कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है, करंट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए अपन बच्चे से रिलेटेड असेसमेंट करते हैं। ठीक है, अब टेक्निक्स की बात कर लेते हैं। तो पहली आती है इवेंट रिकॉर्डिंग टेक्निक, जो आपके सिलेबस में है। इवेंट का मतलब होता है कोई भी घटना, या कोई भी घटना ही ले लो, घटना यानी कई ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो कितनी बार घटित होते हैं। मान लीजिए एक पीरियड है, इतने से इतने टाइम के बीच कितनी बार कोई, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लीजिए राहुल कोई बच्चा है, वो धक्का मारता है, उसका ये बिहेवियर है। ठीक है, वो धक्का मारता है, इन इवेंट हो गया कितनी बार, अपन रिकॉर्ड करेंगे इवेंट। जो इवेंट रिकॉर्डिंग टेक्निक है, इसमें ये देखेंगे कोई भी जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम बिहेवियर है वो कितनी बार होता है। यानी मान लीजिए हमने एक टाइम पीरियड ले लिया 9 से 10 बजे, मान लीजिए ये ग्राउंड, चलो मैं आपको यार पूरा ही बता देता हूँ। इसमें अपन देखते हैं कि कहाँ होता है, स्पेसिफिक कोई टाइम पीरियड है, उसके अंदर मान लीजिए अपन लेते हैं 9 से 10 बजे के बीच, मान लीजिए बच्चे का गेम पीरियड है, उसके बीच में उसने वो बिहेवियर यानी जो धक्का मारने का बिहेवियर है वो कितनी बार किया है, ये अपन रिकॉर्ड करेंगे। मान लीजिए पहले दिन अपन ने रिकॉर्ड किया, बच्चे ने किया 10 बार, ठीक है, दूसरे दिन किया 5 बार, ऐसे थर्ड डे किया 4 बार, नेक्स्ट डे किया 12 बार, ऐसे अपन रिकॉर्ड करते हैं कि कितनी बार किया। ठीक है, इवेंट में सिंपल है, बाकी नाम नाम हो गया, टाइम हो गया, वो सेम आते हैं, कौन करेगा, कहाँ करेगा, वेयर वगैरह, हाउ, ये सब चीज़ें सेम होती हैं। मेन चीज़ है इवेंट में अपन कितनी बार करा है वो रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्डिंग टेक्निक है टाइम रिकॉर्डिंग। काफ़ी जो बिहेवियर होते हैं वो ऐसे होते हैं वो जो जिनको अपन बार नहीं कर सकते, अपन ये सकते कितनी टाइम तक ये बिहेवियर घटित हो रहा है। जैसे कोई बिहेवियर है, जैसे मान लीजिए यही है अंगूठा, कई बच्चे होते हैं जो खाली बैठे बैठे अपना सर हिलाते रहते हैं, अंगूठा चूसते रहते हैं, तो इनको अपन ये नहीं कह सकते कितनी बार, इनको अपन टाइम के लिए
काउंट करते हैं कितनी देर तक ये करता रहा। यानी मान लीजिए एक बार अंगूठा मुंह में ले लिया, 20 मिनट तक चूसता रहा, तो ये टाइम हो गया, 20 मिनट तक उसने अंगूठा चूसा है। ठीक है, और ये भी अपन एक स्पेसिफिक टाइम, वही बताया है मैंने कि टाइम तो सेम रहता है कि मान लीजिए अपन 10 से 11 बजे तक का ले रहे हैं, 1 घंटे के बीच रिकॉर्डिंग करते हैं। इवेंट में अपन कितनी बार वो घटना या वो बिहेवियर कितनी बार हुआ है, और जो टाइम है वो देखते हैं कि कितने टाइम तक हुआ है। ठीक है, इतना सही अंतर था, आप समझ रहे होंगे उम्मीद है अच्छे से। फिर आता है इंटरवल रिकॉर्डिंग मेथड। ठीक है, इंटरवल में कॉमन आता है घटना और जो टाइम रिकॉर्डिंग, कुछ ऐसे बिहेवियर होते हैं जो निश्चित समय तक आने पर ही घटित होते हैं, तो इनका एक मिक्स सा रूप है, यह है इंटरवल रिकॉर्डिंग टेक्निक। ठीक है दोस्तों, इसमें होता क्या है कि कोई स्पेसिफिक बिहेवियर है, उसको अपन एक टाइम स्लॉट ले लेते हैं कि इस टाइम स्लॉट में वो कितनी बार हुआ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। जब भी म्यूजिक क्लास होती है तो जो राहुल नाम का बच्चा है वो बंद कर देता है, जो टेप रिकॉर्डर होता है उसको बंद कर देता है, ये उसका बिहेवियर है। अपन इसमें क्या करेंगे, ये करना है कि एक स्पेसिफिक टाइम में वो बिहेवियर कितनी बार होता है। ठीक है, तो इसमें अपन, उसमें अपने को इवेंट रिकॉर्डिंग में क्या करना था, इवेंट कितनी बार हुआ है, टाइम रिकॉर्डिंग में टाइम करना था। इसमें एक स्पेसिफिक जो बिहेवियर वो कितनी बार हुआ है, मान ली टाइम इंटरवल, अपन इसमें छोटे छोटे स्लॉट पार्टिसिपेट कर देंगे। मान लीजिए हमने 1 घंटा लिया है, तो उसमें यहाँ पर 5 मिनट के 5-5 मिनट के 10-10 मिनट के स्लॉट बना लेते हैं। पहले 10 मिनट के इंटरवल में हुआ नहीं हुआ, मान लीजिए अपन 1 घंटा लेते हैं, उसमें 10-10 मिनट के 6 स्लॉट बना लेते हैं। तो मान लीजिए पहली 10 मिनट में घटित नहीं हुआ, दूसरी में भी नहीं हुआ, तीसरी में हुआ, चौथी में हुआ, पांचवी में हुआ, छठी 10 जो मिनट थी उनमें हुआ, तो इन टोटल 4 बार हुआ। ठीक है, और हमने स्लॉट कितने लिए हैं, 6। ठीक है, तो ये जो अगर इंटरवल अपन रिकॉर्ड करते हैं पहले दिन का, तो 4/6 हो जाएगा, यानी 6 स्लॉट लिए, उनमें 4 स्लॉट में वो जो बिहेवियर था बच्चे ने वो किया है। ठीक है, बाकी मान लीजिए अपन 5 दिन का रिकॉर्ड करते हैं, तो इसी प्रकार जो टोटल नंबर हैं जो अपने पास रिस्पॉन्स है, इनको जोड़ के और जितने दिन होते हैं उसे अपन भाग करके निकाल लेते हैं। ठीक है, बिहेवियर रिकॉर्डिंग के अपन ने 3 टेक्निक्स पढ़ ली हैं। इवेंट में घटना को रिकॉर्ड करते हैं, टाइम रिकॉर्डिंग में टाइम कितनी देर तक होता है, और इंटरवल में जो इंटरवल है कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, मान लीजिए 5 मिनट 10 मिनट में हुआ है नहीं, हाँ या ना, वो इंटरवल में रिकॉर्ड करते हैं कि हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट अपन अगर दोस्तों बात करें स्ट्रेटजी फॉर पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, अगला जो आपका टॉपिक है वो यही है। मुझे उम्मीद ऐसी लग रही है कि आपकी ये जो वीडियो है ये बड़ी हो जाएगी, तो यही 4-5 टॉपिक कवर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, और अपना कीमती सुझाव, अच्छा बुरा ठीक ठीक जो भी आपको वीडियो के बारे में कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसके जस्ट ये वीडियो देखिए, इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगी।